पैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। कमाना तो जान गए, लेकिन इसे बचाना और सही तरीके से संभालना वो कैसे जानेंगे। आप सबको मन में तो आता है ना कि बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लें, लंबी वेकेशन पे जाएं, 40 की उम्र हुई कि उसके बाद लाइफ टाइम की छुट्टी। ये सारे थॉट्स हमारे मन में आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, पैसा। ये हर चीज़ हमें एक ही चीज़ की याद दिलाती है, भाई सेविंग्स कितने हैं। और ये जो सेविंग्स हैं ये आएंगे कहाँ से? क्या आप बैंक में पैसा रखोगे तो ये ग्रो हो पाएगा? क्या हमें उतना रिटर्न्स आएगा कि ये सारे लग्जरी एक्सपेंसेस हम बहुत इजीली जुटा पाएंगे? नहीं ना। तो आज बात करते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग व्यक्ति से जो आपके ये सारे सवालों के ना ही सिर्फ जवाब देंगे बल्कि समाधान भी देंगे। हाय, सो वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं रिसर्च एनालिस्ट हितेश पटेल, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और आपको वो आज बहुत सारी गाइडेंस भी देने वाले हैं। लेकिन बिफोर कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा उनसे जानते हैं, उन्हीं की जुबानी थोड़ा सा हितेश पटेल जी ने अपनी जिंदगी में क्या किया, वो कौन है, और ये जान करके आपको थोड़ा सा एक एड ऑन कॉन्फिडेंस आए और समझ पड़े कि उनसे आपको क्या सीख मिलने वाली है। हितेश जी, इफ यू कैन प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू सौरभ जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो मेरा बैकग्राउंड है, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएशन किया है एंड उसके बाद मैंने पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस। सो आई कंप्लीटेड दैट इन 2008। और 2008 सुन के ही सबको लगता है कि जीएफसी जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, और वही साल था मैंने ज्वाइन किया। मुझे कैंपस से प्लेसमेंट मिला था आईसीआईसीआई डायरेक्ट में। और ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि मुझे इक्विटी में ही कंटिन्यू करना है वगैरह, लेकिन वहाँ से कैंपस में प्लेसमेंट हुआ, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग जर्नी रही कि जैसे ही मैंने करियर स्टार्ट किया और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को मैंने विटनेस किया, और वो जो एक एक्सपीरियंस था, टू लिव थ्रू दैट एक्सपीरियंस, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। सो मैंने 2011 तक आईसीआईसीआई में कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं इक्विटी रिसर्च साइड में गया, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी रिसर्च में। 2 साल मैंने अंदाज़ा 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया एंड देन आई स्टार्टेड ऑन माय ओन। एक गुजराती फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है, तो एक वो थोड़ा कीड़ा था पहले कि खुद कुछ करना है। तो वहाँ से फिर खुद का फंड्स मैनेज करना चालू किया, थोड़े फैमिली फ्रेंड्स, थोड़े एक्सटेंडेड फैमिली जो है उनको एडवाइस करना चालू किया। देन अराउंड कोविड के आसपास मुझे लगा कि मतलब अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज मैनर में करना है। तो देन आई अप्लाइड फॉर दी रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, सेबी जो रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन होता है वो मैंने अप्लाई किया। फिर वो अराउंड 2022 में मुझे वो सर्टिफिकेशन मिला एंड देन फ्रॉम देयर अभी तक हम वही कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते हुए हितेश जी की थोड़ी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में समझते हैं, जानते हैं कि वो प्रोफेशनली क्या काम करते हैं। सो हितेश जी की कंपनी है, उसका नाम है अमर तरु कैपिटल। अमर तरु कैपिटल क्या करता है, थोड़ा सा बताएं। श्योर। सो हम इक्विटी रिसर्च में एक्टिव है। सो बेसिकली इक्विटी रिसर्च क्या होता है कि कोई कंपनी है, मार्केट में लिस्टेड है, तो उसका पूरा एनालिसिस हम करते हैं, उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। कई सारे तरीके के एनालिसिस हो सकते हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है। हम जो बेसिकली करते हैं वो बॉटम्स अप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम कंपनी का फाइनेंशियल्स जो होता है उसको ट्रैक करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री में एक्टिव है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ को हम फिर जोड़ते हैं कि वो करंट क्या प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में, और बेसिस ऑन दैट हम डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी लेनी चाहिए, ये कंपनी बेचनी चाहिए। बेसिकली हम वो कंपनी के ऊपर व्यू हमारे क्लाइंट्स को और सब्सक्राइबर को बताते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, वेरी नाइस। मतलब आप लोगों को ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर करना है किसी कंपनी में तो उनके लिए कौन सी कंपनी ज्यादा सही हो सकती है।
कहाँ इन्वेस्टमेंट उनको करना चाहिए ताकि वो थोड़ा ग्रो कर पाए. परफेक्ट. इन शॉर्ट टर्म्स वी कैन से दैट. राइट, राइट, परफेक्ट, वेरी नाइस. तो अभी क्योंकि जो हमारे ऑडियंस है, हम हमारे ऑडियंस को ये सवाल तो मन में रहेंगे ही, शायद उनके मन में ये आ जाएगा और कमेंट्स में आना शुरू हो जाएगा कि विच इज द राइट कंपनी टू इन्वेस्ट राइट नाउ. तो ये सारे सवालों के जवाब तक पहुंचने की जो जर्नी है, वहां तक हम जाएंगे. आई एम श्योर कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है और हम सही जवाब किसी को दे नहीं पाएंगे कि ये शॉर्ट तुम्हारे लिए सही कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए. इट इज ऑलवेज अ लिटिल वेग बेस्ड ऑन द रिसर्च. लेकिन अगर कुछ ऐसे सवाल हमारे जो ऑडियंस के हो सकते हैं, जैसे अगर वो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो सवाल आज हम आपको पूछने वाले हैं. तो हम हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा जानना चाहेंगे कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में, तो इक्विटी मार्केट है क्या, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे ये मार्केट चलती है. क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारा ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं पैसे कमा रहा है, लेकिन उसको इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है. एक ऐसे एज ग्रुप से है कि जिनको इन्वेस्टमेंट की अगर एक सही राह दिखाई जाए तो वो शायद उनकी जिंदगी में थोड़ा बदलाव ला सके. तो हम कोशिश करेंगे कि उनको ऐसे सवालों के जवाब दें ताकि वो अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके. एंड आई एम श्योर आप उसी के लिए बैठे हैं. तो शुरू करना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड से, आपकी जर्नी से. तो अगर आप ये बता सकें कि ये इक्विटी मार्केट के अंदर आपको कहाँ से इंटरेस्ट आया और कैसे ये जर्नी के अंदर आप उतरे. राइट. तो सी एक जैसे मैंने पहले कहा कि वो फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला है, तो ऑलरेडी मुझे बिजनेस इसमें इंटरेस्ट है. तो इंटरेस्ट यहाँ से डेवलप हुआ कि आप काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन वो एक ही बिजनेस या मैक्सिमम एक या दो बिजनेस कर सकते हैं अपने लाइफ में, या उसको मैनेज कर सकते हैं. जब आप इक्विटी रिसर्च करते हो तो आपके पास जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है. अपॉर्चुनिटी सबको मालूम है कि ये सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, वहां पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कमाया जा सकता है, लेकिन आप रियल लाइफ में हर बिजनेस कर नहीं सकते हो. तो इक्विटी जो है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उसकी ग्रोथ जर्नी में. तो अगर आपको कोई इंडस्ट्री या कोई सेक्टर पसंद है, या कोई कंपनी अच्छी लगती है, या आप कोई एंटरप्रेन्योर को जानते हो कि जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसके साथ पार्टनर कर सकते हो थ्रू इक्विटी रिसर्च. ओके. हाँ, तो उनकी ग्रोथ जर्नी में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. और एक बड़े लेवल पे अगर आपकी इकोनॉमी, आपकी कंट्री अगर ग्रो कर रही है, तो इक्विटी रिसर्च के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. सो बेसिकली क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे एवेन्यूज होते हैं, काफ़ी सारे एसेट क्लासेस होते हैं, जैसे रियल एस्टेट है, इक्विटी मार्केट तो है ही, गोल्ड है, प्रीशियस मेटल्स है. एक ट्रेडिशनल जो एक माइंडसेट है कि बैंक एफडी भी करना चाहिए, राइट. सो ये सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, उसमें से इक्विटी रिसर्च आपको लॉन्ग टर्म में ये सबको बीट कर सकता है, राइट. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जानने के लिए. अगर कोई यंग एज में से मे बी आउट ऑफ कॉलेज कोई अभी आया है और वो सीधा जॉब मार्केट में जा रहा है, या अर्निंग करना चालू ही किया है, तो उसके पास काफ़ी बड़ा रनवे है. तो वो अभी से अगर स्टार्ट करेंगे तो उनको कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो काफ़ी बड़ा मिलेगा, बिकॉज वो नेक्स्ट 20-30 ईयर्स के लिए कमाने वाले हैं. और अगर अभी से वो स्टार्ट करेंगे तो उनकी लाइफ में कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा होगा. और कंपाउंडिंग के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आवर ब्रेन्स आर नॉट वायर्ड टू थिंक इन अ नॉन लीनियर फैशन, राइट. सो हम एक लीनियर प्रोग्रेशन में हम मानते हैं कि अच्छा ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया, तो एक लीनियर प्रोग्रेशन हो सकता है. लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है कि इनिशियली आपको उसकी इफेक्ट नहीं दिखती है. वंस यू क्रॉस 10, 15, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, तभी आप को कंपाउंडिंग का इफेक्ट पता चलता है. जैसे आपने 100 रुपीज़ ये साल इन्वेस्ट किए, आपको 10 रुपए का इन्वेस्ट रिटर्न मिला नेक्स्ट ईयर, तो आपके 110 रुपए हो गए. तो नेक्स्ट ईयर 110 के ऊपर 10 मिलेगा, राइट. सो वो 11 रुपए हो गए, राइट. सो आपका जो फंड है वो हो गया 121, 121 रुपए हो गए वो जोड़ के, राइट. थर्ड ईयर आपको 121 के ऊपर 10% मिलेगा, राइट.
तो अगर वो आप एक सिंपल है, मैं काफी स्टूडेंट्स लोग देखते रहेंगे, एक एक्सेल शीट खोलिए और ये जो मैंने कहा वो उसमें डालिए, इनपुट डालिए और ग्राफ देखिए क्या आउटपुट निकल के आता है, तो वो एक नॉन लीनियर प्रोग्रेशन होगा, राइट। सो वो, लेकिन उसके लिए आपको है ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, एंड इट वर्क्स। राइट, एंड इट वर्क्स। सो सिंस यहाँ से दो सवाल मेरे मन में आते हैं आपकी कॉन्वर्जेशन से। सबसे पहला, मैं चाहूँगा कि एकदम रूट बेसिक क्वेश्चन जो शायद कुछ लोगों का हो सकता है, शेयर मार्केट क्या है? When you said that I can invest in someone's dream, I can invest in some company, I can be a partner of that company, तो आप ये कैसे पॉसिबल कर सकते हैं और शेयर मार्केट के थ्रू आप कैसे किसी कंपनी के पार्टनर हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो शायद हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रही है, लेकिन आपके पास तो थोड़े से पैसे हैं, तो अपने आप को ये बोलना कि मैं उस कंपनी का पार्टनर हो जाऊं या उनकी जर्नी में शामिल हो जाऊं अब वाया शेयर मार्केट, ये कैसे पॉसिबल है? एक एग्जांपल के साथ थोड़ा समझाएंगे राइट। तो जो एक लेमैन ऑडियंस है जिससे कुछ नहीं पता, शायद उनको कुछ थोड़ा हाईलाइट मिल पाए। और दूसरा सवाल हम बाद में आएंगे उस पर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर। राइट। सो स्टॉक मार्केट क्या है, अगर वो हम जानेंगे ना, तो एक ये एक ओशन है, ये समंदर है, राइट। और उसमें काफ़ी वेज एंड मीन्स है टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, राइट। सो जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, एक मैं आपको एक स्टोरी कहूँगा जो हमने बचपन में हर एक ने पढ़ी है, राइट। ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, राइट। तो एक गांव में एक एलिफेंट आता है और ब्लाइंड मैन जो है वो ग्रुप ऑफ 4 या 5 लोग है, वो देख नहीं सकते। तो उनको पता चला कि गांव में एलिफेंट आया है, राइट। तो सब लोग गए, मतलब देख तो नहीं सकते, तो उन्होंने कहा हम फील करके देखेंगे कि मतलब क्या है। तो किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी, तो उसके माइंड में आया कि ये तो रोप जैसा है, रस्सी जैसा है, राइट। तो एलिफेंट वो रस्सी है। किसी ने उसके पैर देखे तो उसको लगा कि ये तो एक पेड़ के जैसा है, राइट। तो उसने जो फील किया तो उसके माइंड में ये आया कि एलिफेंट मीन्स पेड़, एक, राइट। किसी ने उसके दांत पकड़े तो उसको लगा कि ये कोई हथियार जैसा है, नुकीला, राइट। किसी ने उसकी सूंड को टच किया, फील किया, तो उसको लगा कि ये कोई सांप जैसा है, राइट। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसा है, जो आपका एक्सपीरियंस है और जो आप देख रहे हो आपको वैसा लगेगा। काफी लोगों के माइंड में ये है कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग डैन, वहां पे गैम्बलिंग होता है, सट्टा होता है। आपने भी सुना होगा कि काफी लोग बोलते हैं सट्टा बाजार है ये, राइट। राइट। काफी लोग ने यहाँ से फॉर्च्यून बनाया है इन्वेस्ट करके, राइट। काफी लोग चार्ट का एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके ट्राई करते हैं कि वो यहाँ से कुछ पैसा बना पाए, और वो करते भी हैं सक्सेसफुली। काफ़ी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज वगैरह करते हैं। काफ़ी लोग आर्बिट्राजर्स हैं जो आर्बिट्राज जो करते हैं सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजीज बना के। काफ़ी लोग एल्गोरिदम ट्रेडिंग करते हैं, वो भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ करके स्ट्रेटजीज बना के, राइट। राइट। सो हम जो अभी बात कर रहे हैं वो दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज देयर। आप कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं, राइट। सो कोई बड़ी कंपनी है, जैसे आपने कहा कि मार्केट में 50-100 करोड़ के टर्नओवर से लेके हजारों करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनीज भी रहती है, तो बिल्कुल। आप कैसे उसमें आप पार्टिसिपेट कर कैसे सकते उन कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, हैं? राइट। सो बेसिकली आप एक शेयर लेते हो, राइट। हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो एक शेयर लेते हो, तो शेयर मीन्स योर शेयर इन दैट कंपनी, राइट। इसीलिए उसको शेयर बोलते हैं, राइट। सो ऐसा है कि आप एक शेयर भी बाय कर सकते हो। कंपनी बहुत बड़ी है, उसके करोड़ों शेयर्स है, राइट। तो उसमें आप एक शेयर भी ले सकते हो। सपोज कोई कंपनी का शेयर आज मार्केट में 100 रुपए पे ट्रेड कर सकता है, राइट। तो यू कैन स्टार्ट विद 100 रुपीज, एज सिंपल एज दैट। तो आप एक शेयर लेके भी उस कंपनी में पार्टनर बन सकते हो। द थिंग इज, आपके पास एक शेयर है तो आपका शेयर उतना है, मेरे पास 10 शेयर है तो मेरा शेयर उतना है, किसी के पास 1 लाख शेयर है तो उसका शेयर उतना है, राइट। एक शेयर की प्राइस ये है, तो आप एक शेयर से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। इसमें अगर आप कंपेयर करोगे कि मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, राइट, तो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट इज अ बिग टिकट आइटम,
राइट। जैसे मुंबई जैसे शहर में आपको 1 करोड़ से नीचे भी कुछ मिलेगा नहीं, राइट। सो इट्स अ बिल्कुल बिग टिकट आइटम, बिल्कुल। नॉन लिक्विड है, लिक्विडिटी उसमें होती नहीं है, आप जब भी चाहो तभी बाय नहीं कर सकते हो, जब भी चाहो तभी सेल नहीं कर सकते हो, राइट। बराबर। स्टॉक मार्केट गिव्स यू लिक्विडिटी, और आप छोटे से छोटा अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। आपको जब भी चाहिए आप बेच सकते हो, आपको जब भी चाहिए मंडे टू फ्राइडे आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, राइट। और इस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और करेक्ट। अगर आपको ये सब नहीं करना है, बिकॉज सी कंपनी को एनालाइज करना, फंडामेंटल्स देखना, एनालिसिस, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, सबके बस की बात नहीं है, राइट। सो अगर आपको स्टार्ट करना है, यू कैन गो फॉर अ म्यूचुअल फंड। आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी जो है उसमें भी आप मिनिमम एज लो एज 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए टू जस्ट स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो जो हमारे ऑडियंस है, शायद उनके पास बहुत कम पैसे हों, बहुत ही कम, 1000, 2000, 3000, जो भी स्पेयर पैसा है, तो क्या वो उतने छोटे से अमाउंट के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो इज इट अ राइट थिंग? आई थिंक करना ही चाहिए। आप डायरेक्टली मत करो, डायरेक्ट स्टॉक में मत करो, बिकॉज उसके लिए आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ नॉलेज और वो माइंडसेट वगैरह चाहिए रहेगा। बट अगर आपको इक्विटी का बेनिफिट लेना है तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट मॉडल। उसमें आप, जैसे मैंने कहा, आप 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। और जब भी एवरी मंथ, एस आई पी मीन्स योर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। तो आप मंथली एक सर्टन अमाउंट डाल सकते हो। आपकी इनकम बढ़ रही है या आपके पास कोई लमसम अमाउंट आ रहा है तो मंथली आप उसको प्लस एंड माइनस कर सकते हो। कभी आपके पास 1000 रुपीज है, कभी 2000 है, करेक्ट। तो उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट इक्विटी मार्केट? आपको क्या लगता है? एज सुन एज पॉसिबल। सी, ऑब्वियसली जब आप खुद कमाना चालू करोगे तभी आपके पास कुछ सरप्लस बचेगा, राइट। तो दैट इज द राइट एज। आपके पास जब भी आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, पहली सैलरी से ही आप स्टार्ट करो। या फिर आप स्टूडेंट हो, आपको पॉकेट मनी मिलता है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको देगा लॉन्ग टर्म में, अगर आप वो एज से स्टार्ट कर रहे हो, राइट। सो जो भी आपके पास इनफ्लो है फंड का, उसमें से आप जितना मैक्सिमम सेव कर सकते हो वो निकाल के आप स्टार्ट करिए। शायद हमने तो हमारे स्टूडेंट टाइम में जो इनफ्लो था, अब वो कॉफी पे उड़ा दिया। राइट, वो राइट, हमें हमें लगता था कि घूमना चाहिए, दोस्तों के साथ मजे लूटने चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। राइट, राइट। तो तो क्या वो मजे लेना दोस्तों के साथ और इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर, इन दोनों में से अगर चुनना हो तो आप क्या सजेस्ट करोगे? सी, दोनों चीज़ ज़रूरी है, राइट। अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करोगे और मज़े नहीं करोगे तो वो भी गलत बात है। सी, थिंग है, थिंग क्या है कि आपको बैलेंस करना है, राइट। जो भी आपका इनफ्लो या इनकम या जो भी है उसमें से आपको एक सर्टेन पार्ट आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होंगे, जैसे मौज शौक है, वो सब है, राइट। और उसमें से एक पार्ट आपका इन्वेस्टिंग के लिए भी जाना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट लाइफ से ही अगर आप ये सब चीज़ पे ध्यान देना चालू करोगे तो आगे जाके आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे। करेक्ट। तो अब आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे सवाल पे आएंगे, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। थोड़े कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर आप हमारे ऑडियंस को समझाएं कि व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इफ यू कैन। राइट। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लोग कहते हैं कि ये दुनिया की 8वीं अजूबी है, राइट। 8वां अजूबा है, वर्ल्ड्स 8th वंडर। तो क्यों इसे कहते हैं, राइट। और जब आप इन्वेस्ट करना चालू करोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, मैंने इन्वेस्ट किया, कुछ 10-15% मुझे मिलेगा तो मेरा पैसा इतना से इतना हो जाएगा। लेकिन जनरली लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर यही चीज़ अगर आपने काफ़ी लंबे समय तक की, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपया आज इन्वेस्ट करते हैं तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 साल में वो 16 लाख हो जाएगा, इफ इट ग्रोज बाय 15% एवरी ईयर। ओके। 15% CAGR। मतलब 1 लाख रुपया डाल के छोड़ दिया। हाँ, 1 लाख रुपया डाल के छोड़ दिया, और अगर वो 15% से कंपाउंड होगा
तो 20 साल में वो 16 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। हम्म। और वही पैसा अगर आपने 25 साल तक इन्वेस्ट रखा तो वो 32 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब डबल हो गया 5 साल में। डबल से भी काफी ज्यादा, 32 टाइम्स। अगर 25 साल अगर आप रुकोगे वही पैसे के साथ विथ तो 15%। मतलब 20 साल तक किया तो वो 16 लाख हो रहा है हाँ वैसे। हाँ अब वो 16 से और 5 साल और एक्स्ट्रा दे दिए हाँ, तो तो 32। एग्जैक्टली तो 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 यही एक का कंपाउंडिंग 16 होता आने है। के लिए 20 20 20 साल साल लगे, हाँ, लेकिन बाकी के 5 साल के अंदर और 16 बढ़ गए। राइट। तो वो 5 साल में डबल हो गया। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट, अगर आप बैंक एफडी में जैसे आपने कुछ डाल के छोड़ दिया तो वो कंपाउंड होते रहेगा, वैसे इसमें करेक्ट, भी है कि वो रिटर्न्स के ऊपर भी आपको रिटर्न्स मिल रहा है। रिटर्न्स आएंगे राइट, तो वो मैग्नीफाई होगा, जितना आप उसको ज्यादा टाइम देंगे तो उतना तो उतना मैग्नीफाई ज्यादा होगा। मैग्नीफाई होगा। और ये हमने जो बात की, जो एग्जांपल लिया, वो वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दिया वैसे हम अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जनरली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास कैश फ्लो जो इनकम है वो भी रेगुलर होता है। राइट, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 1 लाख इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, आप नेक्स्ट ईयर भी कुछ इन्वेस्ट करोगे। बराबर राइट, उसके बाद भी कुछ इन्वेस्ट करोगे। और बराबर। होपफुली जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप प्रोग्रेस करोगे, आप इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में, तो आप वो अमाउंट भी बढ़ाते जाओगे। राइट, बराबर। सो दी ओनली कंडीशन इज कि आपको इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। राइट, बीच में अगर आपको कुछ हुआ कि कोई बड़ा एक्सपेंस आपको करना है और इसमें से निकाल लिया, और फिर अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया तो ये चीज नहीं होगी। सो मतलब अगर मैं ऐसे मानूं कि अगर कोई 20 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, उसने 1 लाख रुपया साइड पर लगा दिया, जब वो 45 होगा वो 32 लैक्स लेके निकलेगा। और यहाँ मजे की बात तब है जब वो हर साल एक एक लाख डालता जाए और वो राइट 20 साल तक इन्वेस्ट कर ले। तो जब वो 45 होगा राइट तो भाई वो अपना फॉर्चून लेके निकलेगा बाहर। राइट। हाँ, तो ले बोलने में काफी आसान लगता है, लेकिन रियल लाइफ में करने में ये बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज 20 साल 25 साल बोलना बहुत इजी है, बट वो लाइफ में कंसिस्टेंटली वो करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए ही सब लोग ये रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते। राइट, राइट। तो इसके लिए डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। एक फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अपने लाइफ के जितने भी बड़े डिसीजन है आपको वो प्रॉपर लेने हैं। और बिल्कुल। ये सब जैसे आपने कहा कि एक 19-20 साल का लड़का जब एक जॉब मार्केट में जाएगा और कमाना चालू करेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये सब स्टार्ट करने के पहले वो बेसिक्स पे ध्यान दे दे। अब राइट। बेसिक्स से मेरा मतलब क्या है कि जैसे जैसे ही आप 18 साल के होते हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, आपकी लाइफ को इंश्योर कर सकते हैं। राइट, तो एक ओके। प्रॉपर अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना काफी जरूरी है। जरूरी है। राइट, उसके बाद आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना काफी जरूरी है, बिकॉज करेक्ट। ऑफ अनफोर्सिन रीजंस। हाँ, वो ये तो लाइफ कहा है। ही जाता है कि मतलब यू नेवर नो, इतना पैसा चला जाता है मेडिकल में। राइट, एंड इट्स ऑलवेज सेड फॉर आवर कंट्री दैट यू आर ओनली वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे अवे। फ्रॉम द बैंक्रप्सी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो और एक तीसरी चीज मैं इसमें जोड़ूंगा कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड से मेरा मतलब है कि आपके पास 5 से 6 महीने का आपका जो एक्सपेंस है ना, वो आप एक अलग साइड में रख दीजिए। वो बैंक एफडी में रख सकते हो, आप लिक्विड फंड में रख सकते हो, सिंपल बैंक में रख सकते हो, घर पे रख सकते हो। कि जो अगर आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर अराइज होती है तो आप उससे मीट कर सको, और वो करेक्ट। आपका जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए एटलीस्ट 5 से 6 महीने का कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। बराबर। ये 2-3 चीज अगर आपने कर ली अपनी लाइफ में, देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद इक्विटी मार्केट्स। परफेक्ट। मतलब अगर आप शुरू कर रहे हैं तो हमारे ऑडियंस को ये 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिंदगी में एक टर्म इंश्योरेंस ले लेना है। राइट दूसरा, मेडिकल इमरजेंसीज को ध्यान में रखते हुए एक मेडिकल इंश्योरेंस ले लेना है। राइट और तीसरा, जैसे आपने कहा, एक थोड़े से पैसे साइड पे जमा कर देने हैं ताकि कभी कुछ रिक्वायरमेंट या इमरजेंसी आई तो वो कंटिजेंसी फंड उसको काम आ सके। राइट सो ये 3 हो गए तो बेहतरीन। उसके एग्जैक्टली बाद में अपनी इक्विटी मार्केट की जर्नी इंसान शुरू करे। राइट सो जो आज ऑडियंस सुन रही है वो ये ध्यान में रखे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने की जो जर्नी है, उस जर्नी के ये 3 पॉइंट बेयर बेसिक्स हैं।
परफेक्ट। ओके, सो हमने जाना पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आपसे, लेकिन अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें? मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इक्विटी मार्केट बहुत बड़ी है, मेरे लिए सही कंपनी क्या? क्या मुझे मेरे जो दोस्त ने टिप दी थी वो टिप सही हो सकती है? ऐसे सारे सवाल हमेशा दिमाग में रहते हैं। क्या हमें वो टिप्स पे फोकस करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए? या कभी कभी कोई बोलता है कि अरे ये अंदर से न्यूज आई है, पता नहीं वो अंदर क्या है, बट इनसाइडर न्यूज है मेरे पास। ऐसी एक न्यूज है कि ये इधर ये स्टॉक तो शॉर्ट शॉर्ट ऊपर जाएगा ही। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं हमारी जिंदगी में, हमारे दोस्तों से, हमारे चाहने वालों से, जो आपको ज्ञान देते जाते हैं। या कभी कभी कुछ ऐसी एजेंसीज भी आती हैं जो प्रमोट करती है अपने आप को कि वी विल गिव यू टिप्स। इंस्टाग्राम पे एड्स आती है ऐसी कंपनीज की, आई हैव सीन मल्टीपल एड्स। सो ये सब जो भसड़ है, इसमें से व्हाट इज द राइट वे, तो वो अगर आप बताएं। राइट। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और सब लोगों के दिमाग में ये आता है। और मैं उसका आंसर दूं उसके पहले मैं आपको बता दूं, आपने इनसाइडर इंफॉर्मेशन का जिक्र किया है, राइट। इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप कुछ ट्रेड करते हो तो जस्ट लेट मी रिमाइंड यू कि वो आपको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है, बिकॉज इट इज़ अ इलीगल एक्टिविटी, राइट। करेक्ट। इनसाइड इंफॉर्मेशन पे ट्रेड करना इट्स इलीगल एक्टिविटी, बिकॉज बिल्कुल। तो वो तो आप छोड़ ही दें, वो बिल्कुल। तो इलीगल ही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे दोस्त कहते हैं कि मैंने ये लिया है, तू भी ले ले, या इसमें ऐसा मैंने सुना है, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, राइट। तो मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दूंगा कि दो टाइप्स की गेम होती है, राइट। एक होता है आप लूडो खेलते हो, राइट, और एक दूसरा होता है चेस खेलते हो, राइट। तो रैंडमली विदाउट एनी नॉलेज जो आप करते हो, मैंने कहीं सुना है, या मैंने ये किसी ने बोला है, या मुझे ये लग रहा है सही है, ऐसा अगर आप करोगे तो आप लूडो खेल रहे हो। बिकॉज उसमें आपने डाइस रोल किया और जो आया उसके बेसिस पे आप खेलते हो। उसमें आप हार भी सकते हो सामने वाले से, आप जीत भी सकते हो, ये पूरा डिपेंड करता है आपका नसीब कैसा है उस दिन, राइट। तो आपको वो नहीं करना है मेरे हिसाब से। जब आप चेस खेलते हो तो उसके पीछे थोड़ा ट्रेनिंग होता है, थोड़ी स्ट्रेटेजी होती है, थोड़ा आप माइंड अप्लाई करते हो, राइट। सोच समझ के आप खेलते हो। तो खेलने के पहले आप थोड़ा सीख, आपको रूल्स ऑफ द गेम भी पता होना चाहिए कि ये जो प्यादा है वो कैसे चलेगा, राइट। सो अगर आप इन्वेस्टिंग में भी सोच रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। सो अगर आप एक यंग एज से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो काफ़ी सारे तरीके हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो। एक तरीका जो मैं आपको कहूँगा, डायरेक्ट अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको वो XYZ जो भी कंपनीज है अभी मार्केट में, आई थिंक 5 से 6 हजार से भी ज़्यादा कुछ कंपनीज लिस्टेड है, राइट। तो आप सबको तो रीड नहीं कर सकते हो, सबका एनालिसिस भी नहीं कर सकते हो, तो आपको पहले उसको कट डाउन करना है। कोई तो पैरामीटर या कोई तो एक फिल्टर लगा के उसको आपको कट डाउन करना है। अभी इतनी सारी कंपनीज में से हार्डली 400 या 500 में लिक्विडिटी होगी जहाँ पे आप फ्रीली बाय या सेल कर सकते हो, राइट। तो यहीं पे फंडामेंटल एनालिसिस आपको काम आता है, ओके। राइट। सो मैं फिर भी कहूँगा कि काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, सेबी की तरफ से, जो NISM जो है इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप बेसिक एक कोर्स कर सकते हो। एक यूट्यूब पे भी काफ़ी जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, आप वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि एक बेसिक एनालिसिस कैसे होता है। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, थोड़ा आपको ये पढ़ना आना चाहिए। आप वो कंटिन्यूस आपका प्रोसेस चालू रहेगा लर्निंग का। साइड बाय साइड आप SIP से स्टार्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड से। और जब हम ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, तो एक म्यूचुअल फंड ही एक तरीका नहीं है, राइट। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड से कर सकते हो, या आप कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का हेल्प ले सकते हो, या हमारे जैसे कोई रिसर्च एनालिस्ट का हेल्प ले सकते हो। अगर आपके पास 50 लैक्स का कॉर्पस है तो आप एक PMS के साथ एसोसिएट हो सकते हो, ओके। राइट। अगर मतलब आपके पास पीएमएस क्या है ये? PMS, ये उसको बेसिकली कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। हम्म। तो वो प्रोफेशनल एंटिटी होती है जहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है आपके पास 50 लाख रुपया होना चाहिए,
राइट. सो आप उसकी सर्विसेज ले सकते हो, मिनिमम एंट्री अमाउंट. और एक AIF होता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया है 1 करोड़. तो अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप AIF भी उसके लिए भी जा सकते हो. दी ओनली थिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी ऑप्शन चूज करो वो एक सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए. और आजकल क्या है कि काफ़ी लोग फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं यूट्यूब में आके, या फिर राइट. पर्सनली भी आपको अप्रोच करके करेक्ट, कहते करेक्ट. हैं, तो सो आपको कौन वो सी नहीं करना है. इंफॉर्मेशन सही पता कैसे चलेगा? राइट. सो जो भी जैसे म्यूचुअल फंड है, ऑब्वियसली वो सेबी रजिस्टर्ड है, उसके परव्यू के अंदर है. PMS उनके परव्यू के अंदर है. AIF भी काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं. किसी को अगर बराबर. PMS स्टार्ट करना है, AIF स्टार्ट करना है, म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है, या एक सिंपल एज जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या रिसर्च एनालिस्ट बनना है, तो उसके भी सेट क्राइटेरियाज है. राइट. तो वो लाइसेंस अगर किसी के पास है, दैट मीन्स के वो सेबी रजिस्टर्ड है. तो आपको बेसिकली अगर किसी से भी डील करना है तो आपको रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ ही डील करना है. राइट. ओके. कहीं से टिप मिल गया, कोई अनरजिस्टर्ड कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है, आई थिंक उनको अवॉइड करना चाहिए. बिकॉज आपको पता नहीं है कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है. तो बेसिकली वो अनरजिस्टर्ड है और उनके ऊपर गवर्नमेंट का या सेबी का कोई कंट्रोल नहीं है. कंट्रोल नहीं है. राइट. तो इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती हो है. सकती है, हो सकती है. सो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से ली जाए राइट. और कितनी ये इम्पैक्टफुल है हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में? राइट. सो सी इन्फॉर्मेशन, अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ रहा हूँ, तो आप पूछ रहे हो कि जो इन्वेस्टमेंट करना है, करेक्ट. उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल. चाहिए, राइट, जो रॉ मटेरियल है, जो वही इन्फॉर्मेशन है. राइट. सो वो कहाँ से मिलेगी? सी इन्फॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल एंड इजीली अवेलेबल. राइट. एक जमाना था 20-25 साल पहले कि इंफॉर्मेशन जिसके पास होती थी ना, वो किंग होता था. मतलब वो मार्केट से काफ़ी फास्ट डिसीजन लेके बेनिफिट कर सकता था, बिकॉज इंफॉर्मेशन वॉज स्कैर्स. सबके पास नहीं थी. कोई कंपनी है, 12 महीने में एक बार जो अभी एनुअल रिपोर्ट आता था, तभी आपको पता चलता था कि कंपनी ने क्या किया है या क्या नहीं किया है लास्ट ईयर में. अब वो सिनेरियो नहीं है. आज के डे एंड एज पे इंफॉर्मेशन इज कमोडिटाइज्ड. राइट. इंफॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट से मिलेगी. काफ़ी कंपनीज के मैनेजमेंट CNBC वगैरह जैसी मीडिया आउटलेट्स में आते हैं. कंपनीज कॉल करती है. राइट. आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे, आपको एनुअल रिपोर्ट रेडी नहीं मिलेगा. स्क्रीनर जैसे टूल्स है जहाँ पे आप जाके पास्ट परफॉर्मेंस और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ले सकते हो. तो इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एन एज. एक ज़माना था जब इंफॉर्मेशन एज हुआ करती थी, फिर एक ज़माना आया जब एनालिसिस एज हुआ करती थी. राइट. लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है कि इंफॉर्मेशन सबके पास है, एनालिसिस भी सब कर सकते हैं, लेकिन जो बिहेवियर है ओके. वो काफ़ी क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपको वो करना है जो सब नहीं कर रहे हैं. राइट. जो अगर सब जो कर रहे हैं वही आप भी करोगे, तो आपको भी वही रिटर्न मिलने वाला है, या आपका भी आउटकम वही है जो सबका होने वाला है. राइट. तो अगर आपको उनसे अच्छा करना है, उनसे बेटर करना है, राइट, तो आपके पास बिहेवियरल एज होना चाहिए. उससे बिहेवियरल एज का मतलब क्या है कि आप दूसरों से अच्छा कैसे बिहेव कर सकते हैं मार्केट में. ओके. अगर जब मार्केट सपोज नीचे जा रहा है, सब लोग बेच रहे हैं, तो आप क्या अलग कर सकते हो, आपके पास वो क्या एज है, आपका क्या एनालिसिस है, तो आप क्या तभी बाय कर सकते हो. राइट. जिसे कहते हैं कॉन्ट्रा बिहेवियर. राइट. जो सब कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ. राइट. अगर कोई मार्केट में तेजी है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा बबल जैसा बन रहा है, या मुझे यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए क्योंकि मार्केट नीचे जा सकता है. राइट. सो आपके पास वो एक बिहेवियरल फाइनेंस का जो एरिया है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए. तो ये जो स्मार्टनेस है अभी, ये वो आई कैन से इट इज एन एडवांसमेंट आफ्टर सो मेनी इयर्स. राइट. कि अब लोग इस पे आ गए हैं कि आपके पास अगर आप कटिंग एज नॉलेज है और बिहेवियर की, एज यू आर सेइंग, तो आप एक्सेल कर सकते हैं मार्केट में. राइट. परफेक्ट. बिहेवियरल एस्पेक्ट में और भी क्या आता है कि आप अपने इमोशंस को, अपने बायसेस को कैसे कंट्रोल में रख सकते हो. राइट. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप मार्केट को देख के ये इन्वेस्टिंग में काफ़ी सारा इमोशंस
इन्वॉल्व होते हैं। कभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उसके प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो आप पैनिक कर सकते हो, राइट। सो काफ़ी सारे इन्वेस्टिंग में काफ़ी सारे आपको इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ता है, तो उसके ऊपर चेक रखना पड़ता है। दूसरा ये है कि एक टर्म है जैसे इन्वेस्टिंग विद इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, जो वॉरेन बुफे जो लेजेंडरी इन्वेस्टर है उन्होंने कहा था। वो क्या होता है कि इन्वेस्ट इन ओनली व्हाट यू नो। अगर आप जो चीज़ जानते नहीं हो, अगर आप कोई बिजनेस समझते नहीं हो, तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, राइट, तो चांसेस है कि आपको वो समझ में नहीं आएगा। अगर उसमें आपको लॉस हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे इसका क्या करना है, राइट। सो जो बिजनेस आपको समझता है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जो नहीं समझता जो नहीं समझता है उसमें नहीं करना चाहिए, या फिर उसको समझने के लिए आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। उसके बारे में रीड करिए, उसके बारे में थोड़ा ब्लाइंड रिसर्च करिए। इन्वेस्टमेंट टिप्स के बेसिस पे लोगों की सजेशन पे नहीं करना नहीं है, करो, राइट खुद अपनी नॉलेज, अपनी विट एंड विजडम से। राइट। इमोशंस को थोड़ा चेक में रखो। और दूसरा है कि प्रोसेस वर्सेस आउटकम होता है। जनरली हम आउटकम को पहले सोच लेते हैं कि मैं ये इन्वेस्ट करूंगा, उसमें से मुझे इतना रिटर्न्स मिलेगा, राइट। हाँ, ऐसा जनरली होता नहीं है। अच्छा, आपको अपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। प्रोसेस जो आपका रिसर्च का जो आपका फंडा है, आप जो जो चीज़ें फॉलो करते हो, जो एनालिसिस करते हो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रोसेस सही है, आपने सब एनालिसिस अच्छा किया है, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, राइट, उसके बेसिस पे आपने डिसीजन लिया और आपको उसमें लॉस हो गया, राइट। ओके, दैट डजेंट मीन कि आपका प्रोसेस रॉन्ग था। कोई ऐसी चीज़ें रही होंगी या कोई सर्कमस्टांसिस हो गए या ऐसा कोई फैक्टर होगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कोविड-19, राइट। बराबर, वो किसी के हाथ में नहीं था, किसी के हाथ में नहीं राइट। था। रशिया यूक्रेन में अभी क्या हो रहा है, वो जब स्टार्ट हुआ नोबडी नोज। वो किसी के हाथ में नहीं था। या मिडिल ईस्ट में हो रहा है, तो जैसे वॉर है या नेचुरल कैलेमिटीज है या ऐसा कोई चीज़ है जो आपके बस में नहीं है, ऐसा कुछ होता है, राइट। या उसके अलावा भी कुछ होता है जो आपके हाथ में नहीं है, तो आउटकम आपके हाथ में है ही नहीं, राइट। तो आपका प्रोसेस राइट था बट आउटकम गलत हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रोसेस रॉन्ग हो सकता है, आपका एनालिसिस रॉन्ग हो सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसा दे के जाएगा, राइट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो किया वो सही था, राइट। ये सब हाइंडसाइड में आपको पता चलेगा, जब आप सोचोगे तभी आपको पता चलेगा। तो हमेशा आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, प्रोसेस छोड़ना नहीं है। राइट। तो ये बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपने दी है। सिंस यू मेंशन्ड अबाउट नेचुरल कैलेमिटीज, फेमाइन, वॉर, जानना चाहूँगा खास करके वॉर, जब किसी देश में वॉर होती है या दो देश जो है वो एक दूसरे से वॉर में रहते हैं, दे से इट ऑलवेज इम्पैक्ट्स द मार्केट। तो ये इम्पैक्ट कैसे आता है? हाउ अ वॉर इन सम अदर कंट्री इज इम्पैक्टिंग द मार्केट इन इंडिया, और उस वजह से शायद कभी कभी स्टॉक्स गिर जाती हैं, लॉसेस हो जाती है, ये कैसे होता है? राइट। सो वॉर हमेशा अनसर्टेनिटी को लेके आते हैं, राइट। और आपने जैसे पूछा कि दुनिया के कोई कोने में वॉर हो रहा है तो हमारा उससे क्या लेना देना, या एग्जैक्टली। वो हमारी मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो आपको ये समझना है कि आज के डे एंड एज में आपकी इकोनॉमी है वो ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, राइट। हम्म। आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो और दूसरे आपके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मिडिल ईस्ट एक ऐसा एरिया है वर्ल्ड में जहाँ पे कभी ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चालू ही रहता है, राइट। और दुनिया का काफ़ी बड़ा जो सोर्स है ऑयल का वो मिडिल ईस्ट है, राइट। राइट। तो जब जब आप देखते होगे कि वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बराबर। राइट। बिकॉज वो एक अनसर्टनिटी लेके आता है कि वो रीजन से जो ऑयल आ रहा है वो शायद डिसरप्ट हो जाएगा, उतना क्वांटिटी में ऑयल आएगा नहीं। तो क्या होता है कि सी ऑयल के लिए हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट। और ऑयल मेजर रॉ मटेरियल है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे आपका प्लास्टिक्स हो गया, आपके कई इंडस्ट्रियल कमोडिटीज है, केमिकल्स है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है, राइट। तो अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, बिल्कुल। राइट। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो एंड जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, महंगा हो जाएगा राइट। प्रोडक्ट। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो ये डे एंड एज पे जब एक दुनिया एक विलेज है और हम सब
सप्लाई चेन्स हमारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं पे भी कुछ अनसर्टेनिटी होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे भी हमारी आता है। मार्केट पे भी आ जाता राइट, है। आपको ये देखना है कि वो टेम्पररी है, वो कितना चल सकता है, जो कंपनीज या जो सेक्टर उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको वो कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उन्होंने क्या प्रोविजंस लिए हैं या इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। राइट, और ये सी वॉर एक ऐसा चीज़ है जो एक इवॉल्विंग सिचुएशन होता है। राइट, कभी सडनली स्टार्ट भी हो सकता है और कभी वो एंड भी हो सकता है। तो कमोडिटीज स्पेशली जो होती है उस पर और सप्लाई चेन्स के ऊपर बहुत काफ़ी इफेक्ट इफेक्ट आता है। उसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब मिडिल ईस्ट में या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं, राइट, तो जो शिपिंग लेन्स है उस वो चेंज करना पड़ता है। मतलब जो कंटेनर शिपिंग है या कमोडिटी शिपिंग जो होती है, क्रूड टैंकर्स होते हैं, बराबर। बल्क कैरियर्स होते हैं, वो एक रूट से जाते हैं और अगर वो रूट पे कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनको उसको अपना रूट चेंज करना चेंज पड़ेगा। करना पड़ता है। और अगर पहले वो शॉर्टकट से जाते हैं तो अभी उसको लॉन्ग कट लेके जाना पड़ रहा है। राइट, सो इट इन्वॉल्व्स लॉन्गर ट्रैवलिंग टाइम। राइट, longer traveling time means more fuel, right? और करेक्ट। ये सब आपका कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो जितना ज्यादा फ्यूल जाएगा, जितना समय लगेगा, उतना Right. ज्यादा वो अल्टीमेटली तो कस्टमर से ही वसूले जाना है, जो Exactly. एंड कंज्यूमर है। राइट राइट तो फिर वो इन्फ्लेशन भी आएगी राइट और इसी वजह से हमारी जो स्टॉक मार्केट है हाँ वो बहुत ही इमोशन ड्रिवन है। राइट तो इसलिए लोग डर के मारे कहीं ना कहीं वो स्टॉक बेच देते होंगे राइट हाँ। तो और यहीं पे मैंने भाव जो गिर जाता है। राइट यहीं पे जो मैंने कहा था कि आपको जो आपकी थिंकिंग है उसको इवॉल्व करना है और बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिखता है। काम आएगा। राइट, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें समझते हो, आप अगर आपको पता है कि जो भी ये डिसरप्शन आया है या कमोडिटी प्राइसेस में या जो भी चीज़ में है, अगर वो टेम्पररी है और ये अगर बात आप समझते हैं एज अ गुड इन्वेस्टर। हाँ, तो अगर वो इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में दिखता है तो यू विल टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो जब सब सेल कर रहे हैं तब आप बाय कर सकते हो। तो मान लो सभी लोग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के, सभी स्मार्ट हो गए और सबको लगा कि नहीं ये तो टेम्पररी है, ये तो निकल जाएगा फेज, और कोई सेल करे ही नहीं एंड होल्ड करके बैठे, कोई टेंशन नहीं है। सी ये भी तो गलत ऐसा चीज़ है। ऐसा इमोशन आ गया तो राइट, नहीं वो होना बहुत मुश्किल है बिकॉज हम यहाँ पे ह्यूमन जो इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात कर रहे हैं। सडनली सब लोग को ऐसा, हाँ, आपको एक हर्ड मेंटालिटी दिख सकता है कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं और ये इमोशन कैसे प्ले होता है। मुझे लग रहा है कि मैं राइट हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे अगर आसपास सब लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट मेरे पे भी आएगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भी उनसे इन्फ्लुएंस होके बिल्कुल हम भी वो भेड़ चाल में चलने लगते हैं। बिल्कुल वैसा हो सकता है और वैसा होता ही है जनरली। करेक्ट। बट ऐसा जैसा आप कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि लोग डरेंगे नहीं, कुछ लोग तो डरेंगे राइट, और मार्केट उस वजह से ही गिरेगा। नीचे आ जाएगा। Right. फेयर इनफ। और ऐसा इसका उल्टा भी हो सकता है कि दुनिया में काफ़ी सारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ है नहीं, मतलब कंपनीज ग्रो नहीं कर रही है या जो वैल्यूएशन पे मार्केट या कंपनी ट्रेड कर रही है वो एलिवेटेड लेवल पे है, लेकिन लोगों को नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम है। तो काफ़ी टाइम वो एक एलिवेटेड लेवल पे भी हो सकता है मार्केट। राइट, सो ये भी नहीं है कि कभी किसी को सेल नहीं करना चाहिए। इट वर्क्स बोथ द वेज। करेक्ट। तो अभी आगे बढ़ते हुए हमारे आखिरी पड़ाव में एंटर करते हुए एक सवाल जो मेरे मन में पर्सनली है कि हमारे देश का जो इन्वेस्टिंग बिहेवियर वो कैसे बदल रहा है, थोड़ा उसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताइए। बिकॉज एज वी लर्न, अमेरिका में एवरी सेकंड पर्सन इज इन्वेस्टिंग और एवरी सेकंड पर्सन हैज इन्वेस्टेड देयर मनी समवेयर। हमारे देश में भी ये इन्वेस्टमेंट की जागरूकता आई है और ये बिहेवियर में कुछ तो बदलाव देखने मिल रहा है। तो आपके क्या थॉट्स हैं और आपने इस मार्केट में रह के क्या जो सीखा है उसके बारे में थोड़ा। राइट, सो हमने देखा है स्पेशली कोविड के बाद में एक टर्म है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो पहले क्या होता था कि इंसान जो सेव करता था
उसमें उसके पास एक लिमिटेड एवेन्यू था इन्वेस्ट करने के लिए, जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट था कि बैंक में एफडी कर दिया, थोड़ा गोल्ड ले लिया, थोड़ा बड़ा कॉर्पस हो गया तो एक रियल एस्टेट या तो प्लॉट ऑफ लैंड या एक फ्लैट या ऐसा कुछ ले लिया। जनरली इक्विटी से लोग, जो एक मास जिसे हम कह सकते थे, वो दूर रहते थे। कभी किसी ने छोटा मोटा इन्वेस्ट किया तो वो एक फन के लिए करते थे, या मतलब उसको एक सीरियस एसेट क्लास नहीं गिनते थे, राइट। कोविड के बाद हमने एक सी चेंज देखा है, स्पेशली यंगस्टर में, जो लोग ज़्यादा ओपन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट को लेके, और काफ़ी मैच्योर्ड लोग भी अभी स्टॉक मार्केट को एक एक सीरियस एसेट क्लास जैसे देखते हैं, और उसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलरली। और अच्छी बात यह है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आ रहे हैं, कि ऐसे ही हमने कहीं पे कुछ सुना या देखा या कोई ऐसा सट्टा कर दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एसआईपी के थ्रू या पीएमएस के थ्रू, या जैसे मैंने कहा एआईएफ, या जो ये जितने भी एक ऑर्गेनाइज्ड व्हीकल है उसके थ्रू आ रहे हैं। तो एक वो दिखाता है कि एक कॉमन इन्वेस्टर है, वो अभी एक मैच्योर होके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मार्केट में एंटर कर रहा है, राइट। तो एक वो चीज़ है। दूसरी, आपने जैसे कहा कि यूएस में हर एक दूसरा बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, वो प्रोपोर्शन अभी भी इंडिया में काफ़ी कम है, लेकिन लोग ओपन माइंड के साथ अब मार्केट में आ रहे हैं और रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जितने जितने यंग पॉपुलेशन जो जॉब मार्केट में आ रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो रेगुलर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, बराबर है। इक्विटी का पावर क्या है। और अगर हम देखेंगे तो एक, अगेन मैं वॉरेन बुफे का एग्जांपल दूंगा। उन्होंने एक काफ़ी अच्छा एक टर्म कोट किया था, ओवेरियन लॉटरी, राइट। उसका मतलब क्या है कि आप जहाँ पे पैदा हो रहे हो वो डिटरमिन करता है आप लाइफ में क्या कर रहे हो, राइट। तो विदाउट डिमीनिंग एनी कंट्री, अगर एक सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप इंडिया में पैदा हो रहे हो, या यूएस में पैदा हो रहे हो, या अफगानिस्तान में पैदा हो रहे हो, राइट, उसका बहुत बड़ा हाथ है आप लाइफ में इकोनॉमिकली कितना प्रोग्रेस कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, राइट। तो मुझे लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, जो प्रोग्रेस हमारे यहाँ दिख रहा है, या जो रिफॉर्म्स लेके आ रही है गवर्नमेंट, और जो फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, जो हमारा एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो एक्सपांड हो रहा है स्किल सेट में लेके। सर्विसेज में तो हम अच्छे थे ही पहले से, हिस्टोरिकली आईटी वगैरह में, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में भी एक पावर हाउस बने, राइट। तो उसके रिलेटेड पॉलिसीज आ रही है, गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश कर रही है, राइट। तो दिस विल ऑल लीड टू अ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और आई थिंक नेक्स्ट 1 2 3 डेकेड के लिए एक अच्छा रनवे है कंट्री के लिए। तो उसमें अगर आप वर्किंग एज पॉपुलेशन में है और अगर आप इंडिया में है, तो आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपको। आप अपने फील्ड में अर्न भी कर सकते हैं, और जो सेविंग्स है आप उसको एक इक्विटी मार्केट में स्पेशली चैनलाइज कर सकते हैं, और एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। सुपर। सो खास करके जो हमारी पॉपुलेशन है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारी पॉपुलेशन के लिए, हमारे देश के लिए। तो आप इन्वेस्टमेंट पे अभी ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू एनी अदर नेशन, राइट। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, एंड आई थिंक यू वुड ऑल्सो इंसिस्ट एवरीवन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, राइट। एंड आई होप ये मैसेज लेके इस पॉडकास्ट से लोग आज जाएंगे कि इमिडिएटली इसके बाद इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर दें। बिल्कुल। और फिर भी अगर मेरे जो प्यारे ऑडियंस हैं उनको कुछ सवाल हो उनके मन में, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सवाल आप तक पहुंचाऊं, आपसे उनके जवाब लेके उनको वापस उनको जवाब मिले। और डिस्क्रिप्शन में मैं चाहूँगा कि मैं आपकी कुछ चैनल्स हैं उसको मैं कनेक्ट कर दूं, छोड़ दूं, ताकि लोग कनेक्ट हो सके। सो गाइज हितेश जी अपनी एक व्हाट्सएप चैनल चलाते हैं जहाँ पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज शेयर करते हैं। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा ताकि आप लोग उसे ज्वाइन कर सकें, सीख सकें कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स या उस नॉलेज को, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी और ज़्यादा आसान हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, एंड बिफोर कि आप सब लोग यहाँ से जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी जो YouTube की जर्नी है
उसे स्मूथ हम इस तरीके से बना सकते हैं आपके एक सब्सक्रिप्शन से, जो एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Thank you.